नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सैनी द कैटलिस्ट अकेडमी पर आपका एक बार और स्वागत करता हूं। तो मेरा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। इसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात ख़त्म हो चुकी है हमारी, वो क्या होता है। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कल बात की थी जो सरफेस चार्ज जो भी लीनियर चार्ज जो चार्ज डेंसिटी होती है उनके बारे में बात की थी। वो कौन कौन सी होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज। हम तीनों की बात की थी हमने। वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बारे में बात की थी। अब उसके ऊपर हम एक सवाल लेते हैं, वो किस प्रकार है उसे देखते हैं। तो सवाल ये है मेरा कि एक आर त्रिज्या की बल है। ठीक है, क्या है? आर त्रिज्या की एक रिंग है और उस पर जो चार्ज है क्यू एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, एक समान रूप से इस पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमें इसमें क्या करना है कि जो रिंग का जो सेंटर है ओ से एक्स दूरी पर जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम किस प्रकार निकालेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए आर त्रिज्या की बल है, क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अब ये जो रिंग है किस प्रकार से बनी थी? हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो तो क्या था? एक वायर। अब वायर को हम इस प्रकार मोड़ते हैं वृत्ताकार रूप में, सर्कल रूप में, तो वो क्या बन जाती है? रिंग। तो रिंग पर जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और वो भी लाइन के रूप में। ठीक है, लाइन को क्या बना दिया? वृत्ताकार। उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज डेंसिटी किस प्रकार रूप में लेंगे? वो रहेगी अपनी लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में। ठीक है, ठीक है, अब इसको हल करते हैं एक बार। देखिए जो अपना ये सवाल है इसमें क्या है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, उसमें क्या मानते हैं? एक लीनियर एलिमेंट। तो लीनियर एलिमेंट यहाँ पर मान लिया, ये मान लो डी एल। क्या मान लिया? इस डी एल अल्पांश या लीनियर बहुत कम मान लिया यहाँ पर डी एल दूरी। अब इस पॉइंट से इस डी एल अल्पांश पर कितना चार्ज होगा? मान लिया डी क्यू चार्ज। और इससे डी क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मानो इधर क्या मान लिया हमने? डी ई वन, इस चार्ज के कारण, डी क्यू चार्ज के कारण। ठीक है, अब दूसरा है, अब ये क्या है? एक तरह से सिमेट्री है। सिमेट्री पर क्या होता है कि जो नीचे की तरफ है, एक भाग ऊपर की तरफ, एक भाग नीचे की तरफ, तो नीचे वाले भाग पर ये एक अल्पांश लेते हैं। ये मान लिया डी एल अल्पांश और डी क्यू इस पर चार्ज है। अब इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा नीचे वाले भाग के कारण। अब वो किस दिशा में रहेगा? इस दिशा में, डी ई टू मान लीजिए इसको। ठीक है, अब मान लो ये थीटा एंगल है, यहाँ से ये भी थीटा रहेगा क्योंकि सिमेट्री है। अब जो डी ई वन अल्पांश है इसके कारण इसका जो घटक देखते हैं हम, डी ई वन के कारण, डी क्यू चार्ज के कारण, वो एक घटक तो इधर जाएगा, वो क्या रहेगा? ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा के दूसरी साइड डी ई वन साइन थीटा। इसका जो कंपोनेंट है क्या कहा जाएगा? डी ई वन साइन थीटा। ये तो किसके कारण आया? डी एल डी क्यू अल्पांश के कारण डी ई वन कंपोनेंट आया। अब दूसरा जो नीचे वाला भाग है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई टू है, अब डी ई टू कंपोनेंट तोड़ो, ये क्या आ जाएगा? डी ई टू साइन थीटा और दूसरा डी ई, एक साइड इधर हो जाएगी इसकी, डी ई टू साइन थीटा। ये तो साइन थीटा हुआ है, ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ये कॉस थीटा और डी ई टू कॉस थीटा, ये तो हमारे हो गए कंपोनेंट। ठीक है, अब जो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो डी ई वन होता है, डी ई टू जो परिमाण है इसका वो डी ई टू के बराबर रहेगा, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है डी ई, एक तो ओ के एन से पी पर एक्स दूरी है और जो डी क्यू से पी की बिंदु की मान लो दूरी आर है, इसकी भी दूरी क्या रहेगी? आर रहेगी, स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये इस पर समान दूरी पर है सिमेट्री के कारण। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी डी क्यू चार्ज है, ये भी डी क्यू चार्ज है, तो इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान रहेगा। वो क्या रहेगा? के डी क्यू अपॉन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
ये समान रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कंपोनेंट तोड़े अपने, ये वाला नीचे वाला भाग और एक ऊपर वाला भाग, DE1 बराबर DE2 सेम है मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा सेम है। तो डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण जो ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट है ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, ये DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। इस कंपोनेंट के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में रहेगा। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो एक एलिमेंट के कारण निकालते हैं, क्योंकि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो DE बराबर DE1 cos थीटा ले लेते हैं। DE1 cos थीटा ये क्यों ले रहे हैं, दोनों का योग नहीं करेंगे, क्योंकि इस अल्पांश के कारण DE1 cos थीटा, इस अल्पांश के कारण DE2 cos थीटा। तो हम दोनों के कारण लेंगे तो एक तरह से इसका जो इंटीग्रल करेंगे वो आ जाएगा, फिर दूसरी करेंगे तो वो आ जाएगा, एक तरह से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम एक अल्पांश के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब वो क्या होता है, वो हो जाएगा DE बराबर DE1 cos थीटा। एक के कारण, एक अल्पांश के कारण इसका निकाल देते हैं, वो फिर इसका इंटीग्रल कर देंगे, वो टोटल आ जाएगा। इसके बाद जो DE1 cos थीटा है, DE1 का मान क्या है, K dQ/r², और इसका इंटीग्रल कर देते हैं। अब ये देखो DE cos थीटा। अब इसका इंटीग्रल लेने पर E आ जाएगी टोटल, तो K इंटीग्रल K dQ/r² cos थीटा। अब जो cos थीटा का मान है हम इससे निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, x बटे r हो जाएगा। और x बटे r का मान इधर रख देते हैं, K dQ/r²। cos थीटा क्या है, x/r। ठीक है। अब K dQ/r की हो जाएगा x। अब इसके बाद जो हमारा जो अल्पांश है DQ, क्या है, DQ तो क्या है, अपने टोटल चार्ज ले लिया। अब जो हमारा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्बडा बराबर dQ/dl ये होती है, अल्पांश के कारण। तो ये भी सेम है, ये भी सेम रहेगा। dQ/dl का इसमें मान रखते हैं, तो DQ का मान रख दो लैम्बडा dl, इसमें इसका मान रख दो K लैम्बडा dl x/r³, ये रख दिया मान। अब देखो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी P बिंदु पर निकाल रहे हो, कहीं से x दूरी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। इसके बाद जो r है, अब जो r है इसका मान हम क्या रख सकते हैं, r का मान, r बराबर क्या है, कर्ण है, √x² + r² हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें रखो √K लैम्बडा dl, x को बाहर ले लो, और r की क्या है, x² + r² की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और इसमें जो कांस्टेंट है इसको भी बाहर ले लो, K कांस्टेंट है, लैम्बडा कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो x² + r² की पावर 3/2। इंटीग्रल क्या आ जाएगा अंदर, बस केवल dl। अब ये क्या है, एक तरह से रिंग है, सर्कुलर रिंग। अब सर्कुलर रिंग की जो टोटल परिमाण क्या हो जाएगा इसका, dl 2πr, क्या हो जाएगा, 2πr, ये एग्जाम्पल। अब इसमें 2πr का मान रख दो, 2πr इधर ले लेते हैं। ठीक है। तो हमारा निकला E बराबर K लैम्बडा x/x² + r² की पावर 3/2। इंटीग्रल का मान हमने टोटल रख दिया 2πr, क्योंकि रिंग का जो परिमाण होता है 2πr होता है। इसके बाद अब K लैम्बडा dx, K लैम्बडा x 2πr/x² + r², ये हमारा K का मान क्या होता है, 1/4πε0, 4πε0 x² + r² की पावर
3/2 2πr। अब हम 2π से काट सकते हैं इसमें, ये बचेगा क्या, 2। तो लेमड़ा एक्स आर अपॉन 2ε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया टोटल हमारा पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं। अब कंडीशन क्या है इसको देखते हैं कि जो हमारा ये लेमड़ा एक्स आर अपॉन 2ε एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, अगर हम कंडीशन लें कि जो एक्स ग्रेटर है, हम इस पॉइंट से इस बिंदु को दूरी और बढ़ा देते हैं, फिक्स आर त्रिज्या की। अब मान लो हम एक्स ग्रेटर आर लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत अधिक दूरी पर देख रहे हैं किसी रिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा आर है, जो एक्स को बाहर ले लेते हैं इधर, तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यू। तो लेमड़ा एक्स आर अपॉन 2ε0 एक्स को बाहर लेते हैं तो ये क्या आता है, एक्स को बाहर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स ग्रेटर आर की तुलना में बहुत है, तो ये राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी लगभग। ठीक है, तो बचेगा क्या, लेमड़ा एक्स आर अपॉन 2ε0 एक्स क्यू। अब लेमड़ा आर अपॉन 2ε0 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारी ई वेक्टर। क्या आ गया हमारा ये, लेमड़ा आर अपॉन 2ε0 एक्स स्क्वायर। ये हम कब देख रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूरी पर स्थित होता है। तो ये बात हमारी एक एग्जांपल है। ठीक है, अब लेमड़ा का मान रखकर, अब लेमड़ा का मान क्यू अपॉन 2πr रख सकते हैं अपन इधर, क्या रख सकते हैं, लेमड़ा अपॉन 2πr, अपन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 2πr आर बटे 2ε0 एक्स स्क्वायर, आर से आर कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 आर एक्स स्क्वायर, मतलब के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या रिजल्ट निकला हमारा कि हम एक्स ग्रेटर आर लेते हैं तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब जो हम पॉइंट चार्ज के कारण निकालते हैं वही आ रहा है। तो हम इस रिंग को अगर बहुत दूरी पर देखते हैं तो वो किस रूप में दिखाई देता है, पॉइंट साइज के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, किस रूप में, पॉइंट साइज के रूप। तो ये सवाल हो गया हमारा। अगला टॉपिक लेते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने कल थोड़ी बहुत बात की, एक बार और दोबारा बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आता है, अगर प्लेट रखी हुई है तो इसमें से जो अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे कि आंधी तूफान आते हैं, जो कमरे का दरवाजा होता है उसमें से जितनी हवा अंदर आती है तो उसे क्या बोलते हैं, एक तरह से फ्लक्स ही रहता है वो। ठीक है, जितना दरवाजा बड़ा होगा उतनी अंदर हवा आएगी और जितनी तेज़ हवा आएगी उतनी अंदर फ्लक्स बनेगा। इस तरह से ये प्लेट है और इस प्लेट में से जितनी बल रेखाएं अधिक निकलती हैं उसका फ्लक्स उतना ही अधिक रहता है। अब मान लो प्लेट इस तरह से रखी हुई है, एक तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इस तरह से, ठीक है, इसमें से तो एक भी जाएगी नहीं, इसमें से इसके सरफेस की लंबत निकल जाएगी, बल रेखाएं बहुत अधिक। सबसे ज़्यादा किस में निकलेगी, इसमें, सबसे कम इसमें। अब किसी एंगल पर रखी हो तो वो किस रूप में निकलेगी, अगर इस तरह से प्लेट रखी हुई है
प्लेट किस तरह से, इस तरह से। तो जो हमारा एरिया होता है, जैसे कि कोई सरफेस है, ठीक है, अब जो सरफेस से हम जो एरिया की डायरेक्शन लेते हैं उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं ये वेक्टर। जैसे कि ये प्लेन है तो इसका एरियल वेक्टर किस रूप में होता है, इस तरह से। इसी प्रकार जो ये प्लेट है इसकी ऊपर की ओर डायरेक्शन रहेगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पर तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एरियल जो एरिया है इसका, इसकी वेक्टर किधर हो जाएगी, इधर। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होते हैं। अगर दोनों एक दिशा में हैं तो प्लस की राशि बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर एक दूसरे के एक लंबवत हैं, इसकी जो ए वेक्टर है इसका ऊपर हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसमें किसी एंगल पर है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है जबकि ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होता है। अब वो किस रूप में निर्भर करता है, वो एक मैथमेटिकल राशि इस रूप में लिख सकते हैं, ई ए वेक्टर, तो वो आता है ई ए कॉस थीटा। मतलब जो फ्लक्स है किस किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, और एक मैंने बताया था एरिया पर, और एक थीटा एंगल पर। जैसे जैसे हम थीटा एंगल को बदलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी, जो लाइन है वो या तो घटती जाती है, ठीक है, और जैसे जैसे एंगल उसकी पैरेलल होती जाता है वो बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब इसका हम मात्रक देखना चाहें, इसकी यूनिट देखना चाहें तो वो क्या आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम, जो न्यूटन प्रति कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब इसकी डायमेंशन देखना चाहें तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, देखिए न्यूटन होता है उसकी क्या होती है mL/T-2, और कूलम की क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगा Q बराबर IT, तो एम्पियर टाइम T और L स्क्वायर। इसको एक साथ लिख दो, mL/Q T ऊपर जाएगा T-3 A-1, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन, ये हो जाएगी हमारी यूनिट इसकी, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे जैसे डायरेक्शन बदलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी चेंज होता जाता है। और जो एरियल मतलब एरिया होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। इसके बाद आता है हमारा गाउस लॉ। गाउस लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी बंद सतह में से गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या, जो बलरेखाएं होती हैं तो उनका जो टोटल फ्लक्स बनता है वो टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। वो क्या होता है, जो हमारा गाउस लॉ होता है वो क्या होता है, फाई बराबर Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा गाउस लॉ। और वो क्या होना चाहिए, किसी बंद सतह से होना चाहिए, उसमें चार्ज रखा होना चाहिए, उसमें से निकलने वाली जो टोटल फ्लक्स है वो उसके अंदर रखे टोटल चार्ज और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है हमारा गाउस लॉ होता है। अब इसको प्रूव कैसे हुआ, जैसे कि हम क्यू चार्ज लेते हैं। अब क्यू चार्ज वो होता है, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर। अब हम इस क्यू चार्ज से r दूरी पर एक सरफेस लेते हैं। अब इस पर जो थोड़ा सा अल्पांश लेते हैं, मान लो ये ds अल्पांश ले लिया हमने। इस ds अल्पांश में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो इसमें ds जो क्षेत्रफल में से d फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है हमारा, तो मान लो d फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा,
इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डी एस वेक्टर, क्योंकि सरफेस का लंबा रहेगा डी एस वेक्टर भी, तो दोनों की दिशा एक ही है, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, अब जो डी एस वेक्टर ई वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री होने के कारण कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ई डी एस, डी फाई बराबर ई डी एस। अब डी फाई, अब इसका टोटल लेते हैं, इंटीग्रल कर कर क्या हो जाएगा फाई बराबर इंटीग्रल ई डी एस। ई तो आर दूरी पर फिक्स रहेगा, ई क्या आ जाएगा कांस्टेंट, ये निकल के बाहर आ जाएगा, बचा अंदर डी एस। ठीक है, अब फाई बराबर, जो फाई बराबर है ई क्या है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, हम जानते हैं कि हमने पहले भी निकाला हुआ है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो क्या होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जो डी एस है क्षेत्रफल, जो चार्ज है वो 3D में सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब वो क्या बनेगा, एक तरह से चारों ओर मिलाकर स्फीयर बनेगा, गोला बनेगा। अब जो आर दूरी पर जो त्रिज्या है इसकी, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा गोले का 4 पाई आर स्क्वायर टोटल, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसमें रख देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, इसके बाद क्या बचा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब मैथमेटिकल रूप में भी इसका प्रूफ आ गया कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये अपना गाउस का लॉ होता है। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार भी रख सकते हैं, जो फाई बराबर होता है इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर भी होता है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो क्यू चार्ज होता है वो नेट होता है किसी सरफेस के अंदर, और सतह कैसे होनी चाहिए बंद। इंटीग्रल का मतलब जो क्लोज लगाया है वो बंद सतह होती है। ठीक है, इस प्रकार से ही गाउस लॉ होता है। अब गाउस लॉ वो जो सरफेस मानते हैं, जो गाउस लॉ में हम सरफेस मान रहे हैं वो ज़्यादातर सिमेट्रिकल यूज करते हैं। सिमेट्रिकल यूज करने से हमें मैथमेटिकल राशि सिंपल हो जाती हैं, जैसे कि हम स्फीयर रूप में मानते हैं या सिलेंड्रिकल रूप में मानते हैं या एक प्लेन रूप में भी मान सकते हैं। देखिए, जो गाउस लॉ है, हम किसी बंद सतह की बात करते हैं उसमें, ठीक है, बंद सतह की बात करते हैं, तो जैसे कि इसमें जो चार्ज रखा हुआ है Q1 Q2 Q3 डेटाडस Qn, अब जो फ्लक्स निकल के आता है तो उसमें जो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो टोटल चार्ज, इससे कोई मतलब नहीं है कि अंदर बाहर गया, टोटल चार्ज होना चाहिए सिग्मा Q बटाओ एप्सिलॉन नॉट, ये होना चाहिए हमारा। जो टोटल अंदर चार्ज रखे हुए हैं वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करें कि जैसे कि ये त्रिभुज, ये क्या है वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा वृत्त, इसके अंदर जो चार्ज रखे हैं क्यू क्यू क्यू। अब सभी के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स है वो शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है, ये तो अंदर रखे हुए केवल चार्ज पर निर्भर करता है। ठीक है, और तीसरी बात करें, अगर चार्ज यहाँ पर रखा हुआ, इस लोकेशन पर रखा हुआ या इस लोकेशन पर रखा हुआ या कहीं भी रखा हुआ, वो इस पर डिपेंड नहीं करता है, लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ रखा हुआ है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो बस टोटल चार्ज क्यू चार्ज होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट, इसका मान यही रहेगा। ठीक है, अब चौथी बात करें, जो सरफेस, ये तो बात हो गई लोकेशन की। ठीक है, चार्ज कहीं पर भी रखा हो सकता है अंदर। अब जो चार्ज है वो वितरण पर निर्भर नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट है अंदर। मान लो Q/2 चार्ज यहाँ है और Q/2 चार्ज ये है, और ये जो Q/2 चार्ज ये है और Q/2 ये माइनस Q/2 और प्लस Q/2।
इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा Q/2 प्लस Q/2 क्या हो जाएगा, Q/ε0। इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस Q/2 प्लस Q/2 घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद ही जुड़ जाएगा। इसके अंदर भी Q/ε0 होता है। तो सेम रहेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर नहीं करेगा कि किस प्रकार चार्ज इसमें रखना है, टोटल चार्ज देखना है बस हमको। ठीक है। और जो हमारे जो कूलाम नियम है या गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो 1/r² पर निर्भर करती हैं। ठीक है। मतलब न्यूटनबर्ग या इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं। गाउस लॉ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ पर पालन करते हैं। ये भी क्या करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। ठीक है। अब ये तो हो गई कंडीशन, मतलब ये जो भी है हमारी इस प्रकार से जो गाउस का लॉ है, शेप एंड साइज जो भी कंडीशन बताई अभी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करें कि हम जो गाउस लॉ है जो सरफेस मानकर हम करते हैं। अब जैसे कि हम आगे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई इस तरह से कोई वायर है, अनंत लंबाई का एक वायर है और इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें गाउस लॉ से। अब वो किस प्रकार निकालेंगे उसको देखते हैं। मान लें जो अनंत लंबाई का वायर है, इसका एक खंड ले लिया ए बी। अनंत लंबाई का वायर है, इसका ए बी भाग ले लिया जिसकी लंबाई है एल, क्या है, एल ले लिया। अब इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, देखिए इस पॉइंट से, मिड पॉइंट से इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ठीक है। और चार्ज जो लीनियर हमारा वायर है, वो वायर पर जो चार्ज है वो लीनियर चार्ज के रूप में, कंटिन्यूस रूप में इस पर वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है इस पर लैम्बडा चार्ज, एक तरह से लैम्बडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसे। ठीक है। अब पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जो हमने माना कि जो ये L5 ले लिया हमने यहाँ से और एक ये यहाँ से ले लिया। ठीक है। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर। और इस L5 के कारण जो DL हमने ऊपर नीचे लिए हैं, इसके कारण इधर आएगा, ये थीटा, ये बराबर थीटा रहेगा। मैं पहले भी एक सवाल करा चुका हूँ, DE2 ये DE1, रिजल्टेंट किधर रहेगा, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। और जो ऊपर नीचे हैं, और जो ऊपर नीचे हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, DE1 sin थीटा और DE2 cos थीटा। ऊपर नीचे होते हैं ये तो कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये समान है। ठीक है। क्या ये समान है, एक दूसरे के समान है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, इधर की तरफ। ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर हो जाएगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना चाहें, अब वो हम गाउस लॉ से निकालते हैं। अब गाउस लॉ, मान लो ये हमारा ए बी भाग था। ठीक है। इसकी लंबाई थी L, इस पर लैम्बडा चार्ज था। अब इसमें जो हम गाउस लॉ यूज करते हैं, जो गाउसियन सरफेस यूज करते हैं, किस प्रकार की यूज करेंगे कि इसमें जो वायर है हमारा वो पूरा ढक जाए। किस प्रकार ढकेगा, वो गोला नहीं ले सकते, गोले के कारण सिमेट्री नहीं रहेगी, तो हम इसमें लेंगे सिलेंड्रिकल में एक दूसरे सिमेट्री भी रहेगी इसमें और वो पूरा ढक भी जाएगा। ठीक है। ये ले लिया गाउसियन सरफेस। क्या ले लिया हमने, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस, ये ए बी भाग। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है कि जो वायर है इसके लंबवत आ रही है,
ऊपर नीचे तो कैंसिल हो रही है, लेकिन डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर। अब जो सिलेंड्रिकल शेप है हमने ले ली, वायर में ढक दी। अब उसके बाद इसमें सिलेंड्रिकल में कितनी सरफेस है, पहली तो ये हो जाएगी, ठीक है। ये क्या ऐसी सतह है, सर्कल। और जो दूसरी है वो नीचे वाली, ये भी सर्कल है। तो तीसरी है वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल है। पहली सर्कल, दूसरी सर्कल सरफेस और तीसरी सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है वायर की, तो इस सरफेस से इस तरह से, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है। अब मैंने बताया था कि जो इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी सतह हो जाएंगी इसमें। एक तो पहली सर्कल, सर्कुलर सर्कुलर सरफेस, दूसरी सिलेंड्रिकल, ठीक है, तीसरी भी सर्कुलर। तीन सरफेस में इसमें, ठीक है, सिलेंड्रिकल, सर्कुलर, सर्कुलर। अब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लिया, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना चाहें तो हमारा जो गाउस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स है वो क्या रहता है, इंटीग्रल E वेक्टर डॉस ds वेक्टर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये होता है हमारा गाउस लॉ। अब जो E वेक्टर डॉट ds है वो टोटल होता है। अब हमारी सतह कितनी है, टोटल 3 है। E डॉट ds वेक्टर है, तो इसमें जो पहली है सर्कल है, तो E1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, प्लस दूसरी क्या है वो भी सिलेंड्रिकल है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, प्लस तीसरी E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब जो पहली सतह है सर्कुलर, क्या है, सर्कल, इसकी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर रहेगी, मतलब एरिया की डायरेक्शन किधर रहेगी, सरफेस के लंबवत रहेगी। बता चुका हूँ मैं, सरफेस के लंबवत रहती है उसकी डायरेक्शन सरफेस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो तो इधर रहेगी। और जो ए वेक्टर है, ई वेक्टर, ये कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। इसको लिखते हैं ई ds cos थीटा। तो थीटा यहाँ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और दूसरी सरफेस की बात करें, ई वेक्टर ई ds cos थीटा, इसका थीटा क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल बारी में, सिलेंड्रिकल नहीं सर्कल भी दूसरी में भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ए वेक्टर हो जाएगी सरफेस के लंबवत और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही जाएगी, ठीक है। इसमें भी क्या है, 90 डिग्री एंगल है। अब तीसरी बात करें सिलेंड्रिकल वाली, तीसरी सतह कौन सी है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। और ये दूसरी हो गई, चलो ये तीसरी नाम दे दो, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल सतह ली गई। अब सिलेंड्रिकल सतह में जो ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और सरफेस क्या है इसकी, कर्व है, तो कर्व है तो इसकी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर रहेगी, सरफेस के लंबवत, ए वेक्टर। तो ई वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए की हो जाएगी, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा इसमें, ई ds cos 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, cos 90 बराबर 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बचा क्या, ई ds, ठीक है, cos 0 बराबर 1 होता है। अब जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर को हम मान लेते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा, तो ds क्या हो जाएगा, ds क्या होता है, एरिया, ठीक है। अब इंटीग्रल फॉर्म में टोटल हो जाएगा इसका। तो जो सिलेंड्रिकल होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/l। इसकी त्रिज्या क्या है, हमने x मानी थी तो x रख दो, और लंबाई क्या है इसकी, l, तो e इंटू 2πr/x, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल फाई आ जाएगा। अब जो ये किसके बराबर है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है।
ये किसके बराबर है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया हमारा क्यू 2πr(x) बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम इधर रखते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2πr(x). तो अब दो को ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 2q अपॉन 4π(एप्सिलॉन नॉट x)। और 4π(एप्सिलॉन नॉट) क्या होता है, k 2k अपॉन x। इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। 1 मिनट, q अपॉन 2πr(एप्सिलॉन नॉट x) आ गया। अब q की जगह हम क्या रख सकते हैं, q जो लीनियर चार्ज है तो लैम्बडा बराबर q अपॉन l होता है। तो q की जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्बडा l। तो 2k, q की जगह हम लैम्बडा l रख सकते हैं अपॉन x। तो 2k लैम्बडा x अपॉन r, 2k लैम्बडा l अपॉन x। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किस पर, जो लाइन चार्ज है हमारा इसके कारण p बिंदु पर, 2k लैम्बडा l अपॉन x। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।